एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड की प्रावस्थाएं और कोलाइड विलयन के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा कि कोलाइड की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, प्रकृति कैसे होती हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कि जो कोलाइड होता है वो अपन ने पहले बताया था कि ये विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी, हेटेरोजीनस विषमांगी प्रकृति का होता है। विषमांगी का मतलब होता है कि जिसमें रासायनिक संगठन सभी जगह समान नहीं होता है। अगर रासायनिक संगठन सभी जगह पर समान होता है तो वो समांगी होता है। जैसे हवा, इस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है। रेडॉन नहीं पाई जाती, ध्यान रखना। रेडॉन रेडियो एक्टिव गैस भी होती है और सबसे भारी गैस भी होती है। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो सभी जगह ध्यान रखना। जैसे ऑक्सीजन की अपन बात करें तो हर जगह 1/5 भाग मिलेगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% है। तो किसी भी रूम में या कहीं पर भी जाकर यदि अपन N2 की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे तो वो पूरी 78% ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारी गैसें पूरे वायुमंडल में समान रूप से वितरित हुई हैं। इसलिए वायु एक समांगी मिश्रण है और जो समांगी होता है वो कोलॉइड में नहीं आएगा, वो वास्तविक विलयन होता है। क्योंकि वास्तविक जो विलयन होता है वो दो समांगी मिश्रण या दो अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है वास्तविक विलयन? दो अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। जबकि जो कोलाइड होता है वो दो अवयवों का विषमांगी मिश्रण होता है। और इसमें दो अवयव जो होते हैं वो एक तो होता है वितरित प्रावस्था, इसे अपन परिक्षिप्त प्रावस्था भी कह सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था, तो वितरित प्रावस्था कह लो या परिक्षिप्त प्रावस्था कह लो, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। डिस्पर्स्ड फेज। तो देखिए ये वितरित प्रावस्था है। और जो दूसरा होता है वो होता है वितरण माध्यम या परिक्षेपण माध्यम। ये लो, तो इसमें दो चीज़ें होती है, वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम। अब वितरित प्रावस्था वो होती है जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, अल्प। जो अल्प मात्रा में उपस्थित होती है वो वितरित प्रावस्था कहलाती है। जैसे अपन ने विलयन में पढ़ा होगा आपने, विलय प्लस विलायक, दोनों जब मिल जाते हैं तो विलयन बन जाता है। तो एक प्रकार से ये जो वितरित प्रावस्था है वो कौन होती है? विलय होती है। विलय किसे कहते हैं? विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है या अल्प होती है वो क्या कहलाता है? विलय। तो ध्यान रखना, विलय भी कैसा होता है? अल्प। वितरित प्रावस्था भी कैसे होती है? अल्प। तो एक प्रकार से इसे क्या मान लो? विलय। और जो वितरण माध्यम है उसकी मात्रा क्या होती है? अधिक। और इसे अपन क्या मान सकते हैं? विलायक। क्या मान सकते हैं? विलायक। तो अपन इसकी जो कंपेयर करेंगे वो विलायक से करेंगे और इसकी जो कंपेयर करेंगे वो विलय से करेंगे, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि परिक्षिप्त प्रावस्था या वितरित प्रावस्था का मतलब विलय से है और वितरण माध्यम का मतलब विलायक से है। जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो वितरण माध्यम है, जो कम मात्रा में उपस्थित है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब बात आती है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। प्रावस्था, इसे इंग्लिश में फेज कहते हैं, PHASE, फेज। और दूसरा होता है अवस्था, इसे अपन स्टेट कहते हैं, STATE, स्टेट। अब देखो दोनों में अंतर है, ये है प्रावस्था और ये है अवस्था। अवस्था तो 3 प्रकार की होती है जो आप सब जानते होंगे। एक होती है ठोस,
एक होती है द्रव और एक होती है गैस। इसको ध्यान से समझना, दोनों में अंतर क्या है। अब बात होती है कि जैसे अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसकी अवस्था ठोस होगी, लिक्विड है जिसमें बहने का गुण होता है उसकी द्रव होगी, और जिसमें हवा में उड़ने का गुण होता है, विसरण का गुण होता है, वो गैस होगी। अब बात यहाँ पर देखो प्रावस्था। प्रावस्था इनसे कोई मतलब नहीं होता। प्रावस्था में एक हो सकती है, दो हो सकती है और अनंत तक हो सकती है। अब आप कैसे होगी, देखो मैं आपको एक चीज़ बनाता हूँ। माना ये कांच का पात्र है। किसका पात्र है? ये कांच का। और कांच कैसा है? ये पारदर्शी। कांच का पात्र है और ये कैसा है? पारदर्शी। अब माना अपन ने यहाँ पर ये देखो, इधर ये लो, जैसे अपन ने माना ये कौन है? ग्रीन पाउडर। क्या भर दिया अपन ने इसमें? ग्रीन पाउडर। बताओ ग्रीन पाउडर कैसा होता है? सॉलिड। ठीक है, ये अपन ने चूर्ण भर दिया ग्रीन कलर का, सॉलिड। ये देखो इसके ऊपर अपन ने ये वाइट भर दिया, WHIT। ये भी वाइट है, ये भी कैसा है? सॉलिड। ये देखिए आप, ये अपन ने येलो भर दिया। क्या भर दिया? येलो। ये भी कैसा है? सॉलिड। ठीक है, और देख लो, ये अपन ने रेड भर दिया। ये भी कैसा है? सॉलिड। कैसा है? सॉलिड। और ये अपन ने ब्लू भर दिया पाउडर। ये भी कैसा है? सॉलिड। अब देखो इधर इनमें, ये अपन ने ग्रीन पाउडर भरा है जो सॉलिड है, ये वाइट भरा है, ये भी सॉलिड है, ये अपन ने येलो भरा है, वो सॉलिड है, ये अपन ने रेड भरा है, सॉलिड है, और ये अपन ने ब्लू भरा है, ये भी सॉलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी और इसकी इन सब की जो अवस्था है वो कैसी है? सॉलिड। अर्थात ये सारे के सारे कौन से है? ठोस है। कौन है ये सब? ठोस। लेकिन ध्यान रखना, प्रावस्था कितनी हो गई? प्रावस्था हो गई 1 2 3 4 5। इसके अंदर 5 प्रावस्थाएं हो गई। कितनी हो गई? 5। क्यों? क्योंकि अपन को कांच के पात्र में हर चीज़ अलग अलग नज़र आ रही है। नीचे सबसे नीचे ग्रीन पाउडर है, फिर वाइट है, फिर येलो है, फिर रेड है और फिर ब्लू है। तो ये प्रावस्था कितनी हो गई? 5। इसी प्रकार आगे सफ़ेद, हरा तो ऐसे बन सकती है। तो जितनी पट्टियाँ बनेगी या जितने प्रकार की जो फेज बनेगी उनकी संख्या काउंट कर लो, उसकी वो प्रावस्थाएं होगी। पानी है, पानी में तेल डाल दो, तेल और पानी नहीं घुलेगा तो उसमें प्रावस्थाएं कितनी होगी? 2। ठीक है, नीचे पानी रहेगा, ऊपर तेल रहेगा। ठीक है, तेल पानी के ऊपर रहता है, ये भी आप जानते होंगे, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। और जिसका घनत्व या डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कहाँ पर रहेगा? नीचे। तेल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए तेल हल्का होता है और वो ऊपर होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, पानी भी द्रव होता है और तेल भी कैसा है? द्रव है। तो ध्यान रखना, उसमें 2 लेयर बन जाती है, और 2 लेयर का मतलब 2 प्रावस्था बन जाती है। लेकिन अवस्था की बात करें तो तेल भी द्रव है और पानी भी द्रव है, तो अवस्था 1 है। अवस्था 1 है और वो कौन सी है? द्रव। लेकिन प्रावस्थाएं कितनी है? 2। प्रावस्थाएं मतलब एक प्रकार से समझ लो लेयर की संख्या, परतों की संख्या। तो इसमें कितनी परतें बन गई? 5। इसलिए इसकी प्रावस्थाएं कितनी होगी? 5। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया कि अवस्था क्या है और प्रावस्था क्या है। तो कोलाइडी विलयन में ध्यान रखना, प्रावस्थाएं होती है। कितनी होती है? प्रावस्थाएं। और प्रावस्थाएं कितनी होती है? 2, जिनमें से एक होती है वितरित प्रावस्था और दूसरे होता है वितरण माध्यम। जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये लो, ये अपन ने पात्र है और इसमें पात्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, अब जल भरा हुआ है तो देखो ये जो जल है, ये जो वाटर है, ये तो कौन हो गया? वितरण माध्यम। कौन हो गया? वितरण माध्यम। अब अपन ने माना इसके अंदर ये देखो छोटी छोटी बूंदें बना दी। क्या बना दी? ये अपन ने बूंदें बना दी
अब माना ये जो बूंदे हैं वो अपन ने माना ऑयल है, क्या है ये? ऑयल। तो ये कौन हो गया? वितरित प्रावस्था। तो इसमें दो प्रावस्थाएं हो गई, वितरण माध्यम और दूसरी हो गई ऑयल। तो ध्यान रखना, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये वितरण माध्यम है, इसमें बूंदे हैं तेल की तो ये वितरित प्रावस्था है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो वितरण माध्यम होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो वितरित प्रावस्था होगा। अब सोचिए अगर वाटर की जगह तेल ज़्यादा होता तो तेल क्या बन जाता? वितरण माध्यम। और बूंद पानी की जो मात्रा है वो पानी की बूंदें होती या पानी की कम मात्रा होती तो पानी कौन बन जाता? वितरित प्रावस्था। तो एक क्लियर, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो वितरण माध्यम, जिसकी मात्रा कम है वो वितरित प्रावस्था। ठीक है। अब आता है अपना कोलाइडी विलयनों के प्रकार। अब देखिए कोलाइडी विलयन के प्रकार। इस कोलाइडी विलयन के प्रकार, कोलाइडी विलयनों को अपन 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। एक तो वितरण माध्यम के आधार पर, एक आकर्षण बलों के आधार पर और तीसरा है कोलाइडी कणों के आधार पर। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के आधार पर। तो देखिए इधर वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के आधार पर, इस आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। देखो 3 तो द्रव, 3 ही ठोस और 3 ही गैस। अगर ऐसे करते हैं तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 9। अगर अपन बात करें कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं तो 9 प्रकार के हो जाएंगे। अगर कोलाइडी विलयन की बात करें वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के आधार पर तो अपन लिखेंगे 8 प्रकार के। उसका एक रीज़न है, जब किसी गैस में दूसरी गैस को अपन मिलाते हैं तो हमेशा समांगी मिश्रण बनता है, और जो समांगी मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है वास्तविक, ना कि कोलाइड। तो देखिए इधर, तो इस आधार पर जो कोलाइडी विलयन है वो 8 प्रकार के होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं। नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सीरियल नंबर। दूसरा है वितरण माध्यम। फिर ये है वितरित प्रावस्था और ये है कोलाइडी विलयन का प्रकार। और ये है एग्जाम्पल, उदाहरण। अब देखिए अगर अपन सीरियल नंबर यदि अपन 1 लिखे तो देखो वितरण माध्यम, सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया? गैस। क्या ले लिया? गैस। अब वितरित प्रावस्था भी देखो, गैस लेंगे तो गैस को गैस में घोलते हैं तो समांगी मिश्रण बन जाता है। तो अपन वितरित प्रावस्था गैस लेंगे, गैस के बाद क्या ले लेते हैं? द्रव। क्या ले लेते हैं? द्रव। तो ध्यान रखना, वितरण माध्यम विलायक का कार्य करता है और जो विलायक होता है वो घोलने का काम करता है। और दूसरी भाषा में अपन बात करें तो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो वितरण माध्यम होता है, अर्थात गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है और वितरित प्रावस्था ये घुलने का काम करता है। तो सोचो गैस के अंदर किसे घोलना है? द्रव को घोलना है। जब द्रव आ जाए तो पानी से उसका अर्थ लगा लेना, गैस आ जाता है तो गैस से अर्थ लगेगा, और ठोस आ जाता है तो कोई जो भी ठोस पदार्थ है जैसे नमक है, शक्कर है, किसी से भी अपन उसका अर्थ लगा सकते हैं। तो सोचो गैस के अंदर अपन को पानी में घोलना है, तो ऐसा उदाहरण ढूंढो जिसमें गैस हो और गैस के भीतर पानी हो। बताओ कौन सा ऐसा उदाहरण हो सकता है कि गैस है और गैस के भीतर पानी हो? तो देखो बारिश का टाइम चल रहा है तो इस वायुमंडल में नमी है, अर्थात पूरे वायुमंडल में गैस है, हवा है। ठीक है, हवा है, गैस है, और उस गैस के अंदर, उस हवा के अंदर क्या है? पानी की सूक्ष्म बूंदें फैली हुई है। इसका मतलब ये वाला जो मौसम है वो इसका उदाहरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उदाहरण। तो ध्यान रखना, जब वितरण माध्यम गैस हो और वितरित प्रावस्था द्रव हो तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो एरोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोसोल। और जो इसका एग्जाम्पल आएंगे, अब एग्जाम्पल देखो क्या आएगा इसका एग्जाम्पल? धुंध या कोहरा अपन इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि धुंध या कोहरे के अंदर हवा होती है और उस हवा के भीतर क्या होता है? पानी। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो बादल लिख सकते हैं, क्योंकि बादल भी कहाँ होता है? हवा में होता है, और हवा के भीतर क्या होता है? पानी भरा रहता है, जिसे अपन बादल कहते हैं।
कई बार सवाल पूछा गया कि बादल किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो अपन को आंसर लिखना है कि बादल एरोसॉल है। किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? एरोसॉल प्रकार का कोलाइडी विलयन है। दूसरी प्रकार से सवाल ये भी पूछा गया था कि बादल में वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था बताइए। तो ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को यदि अपन दूर से देखें तो दूर से देखने पर अपन को वो कैसा दिखाई देता है, तो वो तो होता है वितरण माध्यम, और उसके भीतर जो चीज़ भरी होती है वो होती है वितरित प्रावस्था। तो सोचो, बादल को दूर से देखो तो बादल कहाँ नज़र आता है? हवा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वितरण माध्यम कौन हो गई? हवा। हवा मतलब गैस। अब उसके भीतर घुसना है अपन को, तो बताओ बादल के भीतर क्या होता है? पानी। तो पानी कौन हो गया? वितरित प्रावस्था। इस प्रकार से अपन को पता लगाना है। ऐसे कोहरा है या धुंध है, कहाँ होती है? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में गैस होती है और उसके भीतर क्या होता है? पानी होता है। तो पानी कौन हो जाएगी? वितरित प्रावस्था। दूसरा देखो, वितरण माध्यम अभी गैस चल रहा है, तो ये भी गैस है। गैस को अपन ले नहीं सकते, इसलिए द्रव लिया है, क्योंकि गैस गैस समांगी बन जाता है। ये विषमांगी है। द्रव, और द्रव के बाद में ठोस। अब आ जाओ यहाँ पर, गैस के अंदर या हवा के अंदर ठोस को घोलना है। तो सोचो, हवा में कोई ठोस पदार्थ रह सकता है क्या? बताओ। नहीं रह सकता। बताओ भैया, रह सकता है। तो देखो, आंधी चलती है, धूल भरी आंधी, तो बताओ आंधी में क्या होता है? मिट्टी के कण उड़ते या नहीं उड़ते? उड़ते हैं ना। तो इसका मतलब मिट्टी के कण कैसे हुए? ठोस। तो हवा के अंदर जब मिट्टी के कण फैल जाते हैं तो जिसे अपन क्या बोलते हैं? आंधी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंधी, इसका उदाहरण होगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना, गैस के अंदर अपन ने ठोस को घोला है, तो इसका नाम होगा ठोस एरोसॉल। एरोसॉल। इसका मतलब एरोसॉल दो प्रकार के हो गए। जब वितरण माध्यम गैस होता है, उसमें द्रव, और वितरित प्रावस्था द्रव होती है, तो एरोसॉल, और वितरित प्रावस्था ठोस है तो वह ठोस एरोसॉल। एग्जाम्पल, इसमें अपन धूल भरी आंधी लिख सकते हैं, आंधी। दूसरी बात, फैक्ट्रियों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुएं में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन कैसा कण है? ठोस। तो वो कार्बन के जो कण हैं वो किस में फैल जाते हैं? हवा में फैल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो धुआं युक्त हवा है, या अपन केवल धुआं ही लिख सकते हैं, चाहे वो चूल्हे का धुआं हो, चाहे वो सिगड़ी का धुआं हो, चाहे वो लकड़ियों का धुआं हो, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं हो, या वायु में उपस्थित कार्बन के कण। ऐसे भी लिख सकते हैं, वायु में उपस्थित कार्बन के कण या धुआं। ठीक है। अब बात आती है, देखो तीसरा नंबर, वितरण माध्यम गैस हो गया। गैस के बाद में अपन ने क्या ले लिया? द्रव। क्या ले लिया? द्रव। वितरित प्रावस्था शुरू से स्टार्ट करो, गैस से ही स्टार्ट करना। लेकिन ध्यान रखना, वितरण माध्यम गैस हो तो वितरित प्रावस्था गैस नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों गैस नहीं होनी चाहिए, वरना विलयन कैसा बन जाएगा? समांगी। अब आ जाओ, वितरण माध्यम अपन ने क्या लिया? द्रव। द्रव का मतलब किससे लगाना है? पानी से। वितरित प्रावस्था गैस। गैस का मतलब हवा से लगा लो। तो सोचो, पानी में अपन को हवा घोलनी है, बताओ घुल सकती है क्या? तो देखो, ऐसा कोई एग्जाम्पल जिस पानी के भीतर या कोई भी द्रव के भीतर गैस भरी हो, तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो सब इसके एग्जाम्पल होंगे। तो देखा होगा तुमने, कोल्ड ड्रिंक्स को यदि अपन थोड़ा सा हिला दे तो वो जो गैस होती है उसके भीतर से बाहर आ जाती है। तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? CO2 गैस उसमें भरी होती है। ठीक है। तो CO2 गैस को क्या होता है कि उच्च दाब पर और निम्न ताप पर उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर घोला जाता है। ठीक है ना। और फिर ढक्कन से पैक कर दिया जाता है। लेकिन जब अपन उसको हिलाते हैं तो बोतल के बाहर का जो दाब होता है वो 1 ATM होता है, जबकि बोतल के भीतर का जो दाब है वो बाहर के दाब से अधिक होता है। इसलिए जब वो गैस निकलती है तो भीतर से बाहर की ओर ही निकलती है। अब सोचो, यदि वितरण माध्यम द्रव है और द्रव में यदि अपन गैस घोलेंगे तो क्या निकलेंगे? झाग। और झाग को अपन बोलते हैं फोम। तो ये कोलाइडी विलयन किस प्रकार का होगा? फोम कहलाएगा, क्योंकि द्रव में गैस घोलेंगे तो झाग निकलेंगे, और झाग को क्या बोलते हैं? फोम। तो ये लो, साबुन के जो झाग हैं वो भी इस फोम कहलाएंगे। साबुन के जो झाग होते हैं वो भी क्या कहलाएंगे? फोम कहलाएंगे, क्योंकि पानी के भीतर जब गैस बन जाती है तो क्या बन जाता है? गुब्बारा बन जाता है। तो यहाँ देखो, कोल्ड ड्रिंक्स लिख लो, कोल्ड ड्रिंक्स। साबुन के झाग, ये साबुन के बुलबुले।
ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखो, वही वितरण माध्यम द्रव। अब अपन वितरित प्रावस्था क्या लेंगे, द्रव, मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए, द्रव, अर्थात वितरण माध्यम भी द्रव और वितरित प्रावस्था भी द्रव। तो ये वाला जो कोलाइडी विलयन है वो पायस कहलाएगा, इसे इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सन। तो ध्यान रखना, इसका उदाहरण है दूध, छाछ। तो दूध की गाड़ियों पर भी क्या लिखा रहता है, पायस लिखा रहता है, फलों का रस। ये सब पायस के उदाहरण हैं, फलों का रस। तो दूध है, छाछ है, फलों का रस है, तेल जल का मिश्रण है, तेल जल का मिश्रण। तब क्योंकि पानी और तेल एक दूसरे में नहीं घुलते, इसलिए विषमांगी विलयन होना चाहिए। पानी और पेट्रोल भी लिख सकते हैं, पानी और अल्कोहल नहीं लिख सकते, क्योंकि पानी और अल्कोहल एक दूसरे में घुल जाते हैं। पांचवा है, देखो इधर, द्रव द्रव, ये फिर द्रव। वितरित प्रावस्था क्या होगी, गैस हो गई, द्रव हो गई, ठोस हो गई। अब ये मानो पानी के अंदर किसी ठोस को घोलना है, तो ध्यान रखना, वितरण माध्यम द्रव और वितरित प्रावस्था ठोस है, तो कोलाइडी विलयन क्या कहलाएगा, सॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल, सॉल कहलाएगा। अब ढूंढो एग्जाम्पल जिसमें पानी में अपन ठोस को घोलें। तो देखो, गोंद जो होती है, जो पहले पुताई करते थे तो गोंद आती थी 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो। उसको अपन क्या करते थे, पानी को गर्म करते थे और उसमें घोल देते थे, तो पानी ज़्यादा लेते थे। तो ये तो हो गया वितरण माध्यम, और गोंद अपन ने कम घोली तो ये हो गई ठोस। जो ठोस अवस्था में होती हैं वो हो गई वितरित प्रावस्था। ये क्या कहलाएगा, 100। तो अपन का गोंद है, जिलेटिन है, स्टार्च है, का विलयन, जलीय विलयन। तो ये लो। अब आ जाओ 3, 4, 5, अब आ जाओ 6 नंबर पर आ जाओ। ये लो 6 नंबर पर, गैस हो गया, द्रव हो गया, वितरण माध्यम, अब आ गया ठोस। तो वितरित प्रावस्था शुरू से ही चालू करो गैस से। अब ठोस में गैस को घोलो। तो बताओ, क्या ठोस पदार्थ में गैस घुल सकती है, क्या घुल सकती है? बताओ, केक देखा है, नहीं देखा? देखा? केक को जब अपन बाहर से देखते हैं तो वो कैसा नज़र आता है, ठोस नज़र आता है। ब्रेड को अपन बाहर से देखते हैं, टोस्ट को देखते हैं, बाटी को देखते हैं, बाटी मतलब बर्गर वाली। तो देखो ये सब बाहर से कैसी नज़र आती है, ठोस नज़र आती है। लेकिन तुमने देखो ब्रेड को अंदर क्या भरी होती है, हवा। केक में क्या भरी होती है, हवा। ठीक है, बर्गर वाली जो बाटी है या क्या बोलते हैं उसे, जो भी, उसमें भी क्या भरी होती है, हवा। ठीक है, स्पंज है, स्पंज में बाहर से ठोस होता है, उसमें भी हवा भरी होती है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो देखो, ठोस के अंदर हवा है या गैस है तो इसे अपन बोलेंगे ठोस फॉर्म। ठोस फॉर्म। तो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्या क्या लिखे अपन, स्पंज, केक, ब्रेड, टोस्ट, ये सब इसके उदाहरण हैं। झावा पत्थर, इसे प्यूमिस स्टोन भी कहते हैं। प्यूमिस स्टोन, इस समुद्री पत्थर है ये, जिसमें वितरण माध्यम ठोस होता है और वितरित प्रावस्था गैस होती है। तो कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है, झावा पत्थर या प्यूमिस स्टोन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? तो आंसर क्या होगा अपना, ठोस फॉर्म। अब आ जाओ 7वें नंबर पर, वही ठोस। गैस के बाद में क्या आएगा, द्रव। अब बताओ, ठोस में अपन को द्रव घोलना है, ठीक है ना। तो जैसे पनीर देखा, पनीर कैसा होता है, बाहर से देखने पर ठोस होता है, लेकिन अगर उसको अपन थोड़ा सा दबाव डालें तो उसमें से क्या बाहर निकलता है, पानी। तो इसका मतलब द्रव हो गया। तो वितरित प्रावस्था तो हो गया पानी, और वितरण माध्यम हो गया ठोस। तो पनीर इसका उदाहरण है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, जेल। क्या बोलते हैं, जेल। तो जेल में चमड़ा भी आता है। क्या आता है, चमड़ा, जो चमड़ी से बनाया जाता है। चमड़ी ठोस होती है और उसमें जो वसा है उसके कण उपस्थित रहते हैं, और वसा कैसी होती है, द्रव। चमड़ा के बाद में अपन इसमें ले लेते हैं पनीर,
जो ठोस होता है और उसके भीतर पानी होता है। जो बाहर से दिखाई देता है वो वितरण माध्यम और उसके भीतर जो भरा होता है वो वितरित प्रावस्था। तो पनीर है, दही है, मक्खन है, ये इसके उदाहरण हो गए। ये सब बाहर से देखने पर ठोस होते हैं और इसके भीतर द्रव भरा होता है, द्रव की बूंदें उपस्थित होती है। एक चीज़ और, पायस के अंदर ध्यान रखना, पायस में जितनी भी ये जो क्रीम आती है ये सब इसी में आती है, चाहे वो कोल्ड क्रीम हो, चाहे वो बेनिशिंग क्रीम हो, वो सब पायस में आती है। और जो ट्यूब आती है मेडिसिन के अंदर, चाहे वो बेटनोवेट हो, चाहे वो और कोई सी भी क्रीम हो, वो सब पायस के अंदर आएगी। अब लास्ट है 8 ठोस। और ये भी क्या है, ठोस, मतलब वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था जब दोनों ही ठोस हो तो इसे अपन बोलते हैं ठोस सोल। और ठोस सोल के अंदर जितना भी जो रंगीन कांच है वो इसी में आएगा, रंगीन कांच। रंगीन कांच के बाद में जितने भी रत्न होते हैं, चाहे वो नीलम हो, चाहे रूबी हो, चाहे माणिक्य हो, ये सारे के सारे जो रत्न हैं वो भी ठोस सोल के अंदर ही आते हैं। तो ये अपना हो गया वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार, जो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब देखो आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार। तो यहाँ देखो कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही को इंग्लिश में अपन हाइड्रोफिलिक बोलते हैं और द्रव विरोधी को अपन हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, फोबिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है द्रव स्नेही और यहाँ विरोधी। यहाँ स्नेह है, स्नेह का मतलब होता है आकर्षण बल से और विरोधी का मतलब होता है प्रतिकर्षण बल से। या ऐसा मान लो आकर्षण बल नहीं होता। तो द्रव स्नेही कोलाइड, तो देखो कोलाइड में अपन ने बताया 2 प्रावस्थाएं होती हैं, वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था। तो द्रव स्नेही में क्या होता है कि वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। कैसा होता है, प्रबल आकर्षण बल। तो इसमें प्रबल आकर्षण बल होता है और इसमें कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो द्रव स्नेही कोलाइड उन्हें कहते हैं जिनमें वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, वो द्रव स्नेही कहलाते हैं। और जिनमें कोई आकर्षण बल नहीं होता वो द्रव विरोधी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे अपन ने स्टार्च को गर्म पानी में घोला तो वो पूरी तरह से उसमें से घुल जाता है और विषमांगी विलयन बना लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अणुओं के मध्य और स्टार्च के कणों के मध्य दोनों में आकर्षण बल अधिक है, इसलिए वो आपस में घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ द्रव विरोधी की बात करें तो जैसे अपन ने सोने के कणों को यदि पानी में डाल देते हैं तो क्या सोने के कण पानी में घुल जाएंगे? क्या लोहे के कण पानी में घुल जाएंगे? क्या चांदी के कण पानी में घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे ना, लेकिन घुल जाते हैं। देखो कैसे घुल जाते हैं, इनको बनाने की अलग विधियाँ आती है। आप सोचो पालक के अंदर आयरन होता है जिसे अपन खाते हैं, तो वो कोलाइड अवस्था में ही होता है। भाई गोलियां आती है आयरन की, तो वो भी कोलाइड अवस्था में होती है, अर्थात उनके कणों का जो आकार है, उनके कणों का जो साइज है वो कोलाइड की सीमा में होता है। और जिसे अपना स्किन या अपना जो पेट है या अपनी जो स्किन है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखिए इधर सोने का पानी का नाम सुना होगा, तांबे की चेन के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है। तो सोने का पानी कैसे बनता है? सोने का पानी, इसका मतलब ये तो है नहीं कि पानी में सोना डाल दो सोने का पानी बन जाएगा। तो सोने का पानी है, चांदी का पानी है, तांबी का पानी है, लोहे का पानी है और अन्य किसी भी धातु का पानी अपन बना सकते हैं। और जिस विधि से अपन धातु का पानी बनाते हैं वो विधि ब्रेडिंग आर्क विधि कहलाती है, जो इसी लेसन में अपन आगे पढ़ेंगे, ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक है, और ये जो धातुओं का पानी है वो धातु सोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु सोल, क्योंकि पानी वितरण माध्यम हो गया और धातु ठोस हो गई, इसलिए जब वितरण माध्यम द्रव और वितरित प्रावस्था ठोस होती है तो वह कोलाइडी विलयन सोल कहलाता है, इसलिए इन्हें अपन धातु सोल भी कहते हैं। अब देखो आप, तो ये द्रव विरोधी है, इनमें आकर्षण बल नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये अधिक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं ये? अधिक स्थायी होते हैं। अधिक कैसे होते हैं ये? अधिक।
और ये कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दो, उसको हाथ से रगड़ दो, हट जाएगा। लेकिन अपन ने पानी में ही जब गोंद मिलाकर गर्म कर लिया और उससे अपन पुताई करते तो वो इतनी आसानी से नहीं हटती है। तीसरी बात ये है कि अपन ने पानी में गोंद घोल लिया तो उस गोंद के जलीय विलयन से वापस गोंद के कणों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय। जबकि ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। अगर एक बार सोने से अपन ने पानी बना लिया तो सोने के पानी से वापस सोना प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगला नंबर है कि इन्हें सरल विधियों से बनाया जाता है। पानी को गर्म किया, उसमें गोंद डाला या जिलेटिन डाला और तैयार। और इन्हें विशिष्ट विधियों से बनाया जाता है। आसानी से नहीं बनते ये। कैसे बनते हैं? विशिष्ट विधि से बनते हैं। तो दोनों में देखो अंतर चल रहा है। इन सरल विधियों से बन जाते हैं और ये विशिष्ट विधियों से बन जाते हैं। द्रव स्नेही में क्या होता है कि टिंडल जो प्रभाव होता है, ये जो टिंडल प्रभाव है नहीं दर्शाते, ये नहीं दर्शाते, जबकि ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये टिंडल प्रभाव के लिए भी ध्यान रखना, वो दर्शाएंगे जिसमें कणों का जो आकार है वो कोलाइडी सीमा में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, तो इसमें जो कणों का आकार है वो कोलाइडी सीमा में नहीं होता। अर्थात वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा तो होता है, लेकिन कोलाइडी कणों से छोटा होता है। और ये कोलाइडी सीमा में इनके कणों का आकार होता है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ये वैद्युत कण संचलन प्रभाव, वैद्युत कण संचलन प्रभाव नहीं दर्शाते और ये दर्शाते। वैद्युत कण संचलन प्रभाव या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वैद्युत कण संचलन प्रभाव वो होता है जिसमें कोलाइडी कण मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इस विधि को अपन वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो ये द्रव स्नेही नहीं दर्शाते, जबकि द्रव विरोधी दर्शाते हैं। एक बात और, ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, ये आसानी से स्कंदित नहीं होते, आसानी से नहीं होते और ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। कहने का मतलब इसमें कोलाइडी कणों को स्कंदित करने के लिए अर्थात उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए अधिक वैद्युत अपघट्य की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जबकि यह थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिला दो, कोलाइडी कण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे स्कंदित हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता और इन्हें आसानी से स्कंदित किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल अपन ने वही देखा कि स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है आदि का विलयन, जलीय विलयन। द्रव विरोधी में धातु सोल, द्रव विरोधी में आ जाएगा धातु सोल है, गंधक सोल है, ठीक है ना, फास्फोरस सोल है, ये सब किस में आ जाएंगे? द्रव विरोधी में आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और कि इसमें जो कण होते हैं वो झुंड के रूप में नहीं होते, जबकि द्रव विरोधी में जो कोलाइडी कण होते हैं वो झुंड के रूप में उपस्थित होते हैं। ये दोनों में क्या हो गया? अंतर भी हो गया, ठीक है ना।